माय नेम इज़ अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अ पोटेंशियोमीटर इज़ प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। सो हमें पता है जब भी हम V यानी कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम वोल्ट मीटर के ऊपर प्रेफरेंस किसको देते हैं, पोटेंशियोमीटर को। तो रीज़न इसका क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में बहुत सारी वायर्स होती हैं, उन वायर्स के ऊपर जब हम जॉकी को ले जाते हैं, जिस भी कंडीशन पे हमें गैल्वेनोमीटर पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिलता है यानी कि उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन होती है बैलेंसिंग की ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन ज़ीरो है इसका मतलब क्या है कि करंट हमारा क्या है, ज़ीरो है। तो यही होती है पोटेंशियोमीटर की बैलेंसिंग वाली कंडीशन, और इसी कंडीशन का यूज़ करके हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो विच मीन्स करंट क्या है मेरा, ज़ीरो है। तो आप ऑप्शंस देख लो, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर डज नॉट टेक करंट फ्रॉम द सर्किट। पोटेंशियोमीटर को हम वोल्ट मीटर के ऊपर प्रेफरेंस इसीलिए देते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो करंट को ड्रॉ करता है फ्रॉम द सर्किट, जिसकी वजह से जो एक्यूरेट वैल्यू है वो नहीं कैलकुलेट हो पाती है V की। बट अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करें तो वो कोई करंट ही ड्रॉ नहीं कर रहा है, विच मीन्स जो एक्यूरेट वैल्यू है V की हमें वो मिलेगी बाय द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफरेंस देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क द रेजिस्टेंसेज इन आर्म्स Q एंड S आर इंटरचेंज्ड। इसका क्या मतलब है, हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम लेते हैं बैलेंस्ड कंडीशन पे क्या आता है, P/Q इज इक्वल्स टू R/S। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, Q एंड S आर इंटरचेंज्ड विच मीन्स P/S इज इक्वल्स टू R/Q। तो इस कंडीशन पे देखो हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन ये होती है, तो क्या ये वाली भी बैलेंस्ड कंडीशन होगी, नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन तो सिर्फ ये वाली है। तो विच मीन्स ये जो अब आएगा हमारे पास वो बैलेंस्ड वाली कंडीशन नहीं होगी, तो नॉन बैलेंस्ड वाला देख लो। सो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क इज़ नॉट बैलेंस्ड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ये तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। फिर है द बेसिक लॉज फॉर एनालाइजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर। ये तो काफ़ी सिंपल है, पूरा जब आप चैप्टर पढ़ोगे आपको पता है उसमें मेन है ही क्या, किरचॉफ्स लॉ, विच मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब भी हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टडी कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं किरचॉफ्स लॉ। इसमें भी दो लॉज आ जाते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 ohm resistor. If the current flowing in the circuit is 2 ampere, the internal resistance of each cell is। ये काफ़ी सिंपल सा है, ये आपने पढ़ा होगा जब हम सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तब जो ओवरऑल फॉर्मूला है वो क्या आता है, वो होता है I इज इक्वल्स टू NE अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एंड यहाँ पे भी NR आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर करंट सबसे पहले मुझे पता है कितना है, 2 एम्पियर इज इक्वल्स टू NE, N यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं यहाँ पे, 3 आइडेंटिकल सेल्स विच मीन्स 3। E क्या होता है हमारा EMF, तो ईच ऑफ 4 वोल्ट हमें दिया है, EMF की वैल्यू भी गिवन है, अपॉन 4 आ जाएगा, अपॉन R प्लस NR। तो अब यहाँ पर R हमें कितना दिया है, 6 ohm, 6 प्लस NR, N अगेन 3 होगा, प्लस 3R। तो लुक यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ऊपर 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 प्लस 3R। अगेन ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आनी है, तो 6 प्लस 3R इज इक्वल्स टू 6, तो 6 और 6 तो कैंसिल हो गया, 3R इज इक्वल्स टू 0, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 0, विच मीन्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ ईच सेल कितना है, 0 ohm। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज ये आ जाते हैं कई बार MCQs के फॉर्म में ही। उसके बाद है अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ दैट। तो हमें पता है कि अगर हम एक सेल को यूज़ कर रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे ही वो उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लग जाती है, राइट, विच मीन्स कि सेल ख़राब होने लग जाती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अगर वो सेल जो है वो विद टाइम ख़राब हो जा रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो उतना ईजिली करंट को फ्लो नहीं करा पा रही है, राइट, मतलब उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ साथ।
तो अगर टाइम के साथ साथ उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो क्या चीज़ इंक्रीज हो रही होगी, उसकी रेजिस्टेंस। हमें पता है जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट। कंडक्टेंस उसकी कम हो रही है तो रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट रहेगी। सपोज 4 ओम है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी विद टाइम, क्योंकि कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है 4 रेजिस्टर्स ऑल हैविंग 5 ओम शुड बी कनेक्टेड इन विच वे टू ऑब्टेन 5 ओम। सो विच मीन्स जो ये 4 रेजिस्टेंसेस को मैं जोड़ूंगी किस तरह से टोटल करके हम 5 लाएं। तो इसमें क्या होगा कि सपोज ये एक रेजिस्टर है, ये सेकंड है, देन ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, एंड इन सब का क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है। सो ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये सब कितने के हैं, 5 ओम के हैं। ऊपर तो क्या है, ये सीरीज में है, विच मीन्स 5 + 5 10 हो जाएगा, नीचे भी 5 + 5 10 हो जाएगा। अब ये पूरा सर्किट और ये पूरा सर्किट पैरेलल में है तो 1/10 + 1/10 करेंगे हम, ऐसे ही निकालते हैं। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, क्लास 10th वाले ही आपको आते होंगे। सो 1/r = कितना हो जाएगा, 2/10, विच मीन्स कैंसिल करके कितना आएगा 5, रेसिप्रोकल ले लो, r = कितना आ गया 5 ओम, विच मीन्स हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, ये सॉरी है 5 ओम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, 2 को सीरीज़ में जोड़ा है, अगेन 2 को सीरीज़ में जोड़ा है एंड उन दोनों के कॉम्बिनेशन को पैरेलल में जोड़ दिया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 इन सीरीज आर पैरेलल टू अदर 2 इन सीरीज। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। फिर है विच मटीरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी। जो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होगा यहाँ पे, कॉपर, विच मीन्स उसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी। तो ये भी काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। फिर है इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमें पता है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। बट इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। यही रीज़न होता है कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, बट स्टिल वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। देन है व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर अलॉन्ग इट्स लेंथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिट। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज एक वायर में ले रही हूँ, अलॉन्ग द लेंथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, विच मीन्स सपोज ये आई। अब हमें पता है जो करंट है वो कहाँ से कहाँ को फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ से कहाँ को होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ को वर्क कर रहा होगा, इधर को ही वर्क कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ को मूव कर रहे होंगे, अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक करंट इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही होगा, और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो उनके अपोजिट होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे एक्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो यार देखो ये है करंट और ये भी इधर को ही वर्क कर रहा है, यानी कि पैरेलल है, तो बी और सी में से कुछ होगा। अब हमें दिख रहा है ये वायर है तो ये कहाँ को एक्ट कर रहा है, बाहर को, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आउटसाइड द वायर बट पैरेलल टू इट। पैरेलल है और आउटसाइड को वर्क कर रहा है। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद है a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. The quantity or quantities which remain constant along the length of the conductor. तो इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर सिर्फ डी ऑप्शन हमारा सही होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ करंट। बिकॉज करंट जो है वो ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। अगर उसकी वैल्यू 5 एम्पियर है तो वो 5 एम्पियर ही होगी, वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। बट अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो वी से हम डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा। सो I/A = NEVD, ये एक रिलेशन होता है, आई होप आपको पता हो। इसको क्या कहते हैं हम, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी यानी कि
जे से डिनोट करते हैं इसे। तो ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, कैसे, इन्वर्स रिलेशन पे है, विच मीन्स ड्रिफ्ट स्पीड तो नहीं होगा। तो बी और सी ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया। अगेन हमारा ए ऑप्शन भी क्यों गलत हो गया, क्योंकि उसमें भी ड्रिफ्ट स्पीड दिया हुआ है। तो ऐसी क्वांटिटी क्या है जो कभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ करंट, जो कि नहीं डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यहाँ आपने देख लिया जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। सो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दैट। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।